हेलो एवरीवन, आई नो आप सब यहाँ पे थंबनेल देखकर आए हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से एक कंपनी ब्रांड बनाती है। इसको हम सभी समझेंगे एक कंपनी के केस स्टडी के थ्रू। ओके, तो चलिए करते हैं कहानी को स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट दी स्टोरी आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आर यू गाइज रेडी? तो बताइए सबसे ज़्यादा लोग क्या पीते हैं? आई नो आपके मन में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लोग सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं और दूसरे नंबर पे लोग सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं? चाय। आपने बिल्कुल सही सुना, लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। कम से कम दिन में एक बार लोग तो चाय पी लेते हैं, कई लोग तो कितनी बार पी लेते हैं। और इंडिया में 2022 का रिपोर्ट आया है कि 1.2 बिलियन केजी चाय की खपत होती है और ये क्वांटिटी हर साल इंक्रीज हो रहा है। सोचिए चाय की कितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया में नहीं बल्कि इसका वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा मार्केट है। और इस सेक्टर को आज के दिन कौन लीड कर रहा है? टाटा टी। टाटा टी सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है इंडिया में और ग्लोबली भी सेकंड नंबर पे इनका ही ब्रांड बिक रहा है टेटली टी के नाम से। यू नो व्हाट, पहले ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करता था और जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी वो फॉरेन कंपनी की हुआ करती थी। इंडिया में चाय के मामले में एक भी ऑर्गेनाइज्ड इंडियन कंपनी थी ही नहीं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की थी वो खुले में चाय बेचा करती थी। उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। जो भी फॉरेनर कंपनी हुआ करते थे वो बहुत कॉस्टली सेल किया करते थे। तो चलिए अब हम जानेंगे किस तरह से टाटा टी ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से वो एक फेमस ब्रांड भी बने। यू नो व्हाट, टाटा टी की शुरुआत हुई एज अ ज्वाइंट वेंचर विद चेंस फिनले कंपनी इन 1962 में और उस टाइम टाटा टी का बस काम हुआ करता था, वो प्रोडक्शन किया करते थे और जो बाकी का काम था वो फिनले कंपनी किया करती थी, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लेंडिंग, ये सारा काम फिनले कंपनी देखा करती थी। रियलिटी में टाटा टी की शुरुआत होती है 1983 में, बट कैसे होती है हम सब थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, कुछ सालों तक टाटा और फिनले दोनों ने साथ मिलकर काम किया, बट ग्लोबली डिप्रेशन के कारण फिनले ने टाटा को टाटा बोल दिया और उन्होंने बोला अब से ये कंपनी आप संभालो। यहीं से टाटा टी की रियलिटी में एंट्री होती है 1983 में बाय फोर्सफुली, बट इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी। यू नो व्हाट, उस टाइम CEO थे R.K. कृष्णा कुमार और वो काफ़ी गहरी सोच में थे कि किस तरह से वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंट्री लें और compete करें एग्जिस्टिंग फॉरेन ब्रांड्स से। उन्होंने सोचा टाटा की प्लांटेशन करने में कोई भी प्रॉफिट नहीं बनता, असली प्रॉफिट तो उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाकर और उसे बेचकर ही बनेगा और साथ में उन्हें एक ब्रांड भी बनाना था। अगर वो टी प्लांटेशन करेंगे तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह जाएगी। ये थॉट्स उनके माइंड में चल रहा था। बट क्या आपको पता है उस टाइम इंडिया में टी कंज्यूमर तक पहुंचने में कितना टाइम लेता था? पहले तो टी का ऑक्शन होता था, उसमें लगभग 4 मंथ लग जाया करते थे। फिर वो फैक्ट्री से निकल कर ब्लेंडिंग होने के लिए जाता था, उसमें लगभग 3 मंथ लग जाया करते थे। टी को फार्म से निकलने के बाद लगभग 7 मंथ्स बाद चाय पत्ती कंज्यूमर तक पहुंचती थी। वो चाय पत्ती मिलती कैसी थी? खुले में, और उसका क्वालिटी भी उतना सही नहीं हुआ करता था और अच्छी चाय पत्ती नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। देन यहीं पर R.K. कृष्णा कुमार ने एक बिग गैप को आइडेंटिफाई किया। जो 7 मंथ्स में टी लोगों के पास पहुंचती थी, उन्होंने बोला 16 डेज़ के अंदर हम टी को मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, वो भी एकदम फ्रेश टी, उनका कहना था। बट ये चीज़ कैसे पॉसिबल होने वाला था हम सब जानते हैं। ओके, जो बाकी की कंपनियां थी उनको ऑक्शन करने में 4 to 5 मंथ्स लग जाया करते थे, बट यहीं पर टाटा के पास खुद का 26,000 हेक्टेयर लैंड था जिसमें वो खुद का टी प्लांटेशन करते थे। देन उन्होंने सोचा हम एक अच्छी सी फैक्ट्री सेटअप करेंगे और टी गार्डन से निकलकर डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएगा और ब्लेंडिंग होगा। और वो जानते थे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन खुले में टी खरीदती है। उन्होंने पैकेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया और पैकेट का कलर रखा ग्रीन, क्योंकि कस्टमर उससे रिलेट कर पाए, लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानें और उनके ही प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर कोई भी पूछे किसकी चाय पीनी है तो लोग बोले टाटा की, तभी तो वो एक ब्रांड बन पाएंगे। यू नो व्हाट, उस टाइम टाटा टी ने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइस रेंज। उन्होंने बोला हम एकदम बेस्ट क्वालिटी की टी देंगे जो बिल्कुल फ्रेश होगा, जो खुले में टी मिलती है उससे थोड़ा महंगा और जो फॉरेनर ब्रांड की टी होती है उससे थोड़ा सस्ता। और इंडिया में उस टाइम पहला कोई ऐसा इंडियन कंपनी था जो इतने कम रेट में बेस्ट क्वालिटी फ्रेश टी और साथ में पैकेजिंग भी प्रोवाइड करे, और ये काम टाटा ग्रुप
कर सकते हैं। साथ ही 1985 से 1988 तक टाटा टी का मार्केट शेयर 3% से 21% तक पहुंच गया इंडियन मार्केट में। वॉट स्टार्टिंग में टाटा टी ने कोई भी मार्केटिंग नहीं की थी। इनका कहना था प्रोडक्ट सही रहेगा तो वो चल जाएगा, बाकी का बाद में देखा जाए। बट इन 1990s इनका पहला ऐड आया, अन्नू ताजगी दे दे टाटा की चाय ले ले। इस ऐड की वजह से टाटा टी की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई। यू नो वॉट, अगर आपको अपनी कंपनी का एक ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज कीजिए, जिस तरह से टाटा टी ने किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और साथ में टाइम और प्लेस बिल्कुल सही होना चाहिए, किस टाइम आपको मार्केट में एंट्री करना है। जिस तरह से टाटा टी ने मार्केट में एंट्री किया उस टाइम वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और बिल्कुल सही समय था एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को बनाने के लिए और एक ब्रांड बनने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड प्लेस अगर आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड बनना है तो। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, बट इनकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ सालों बाद इनके कॉम्पिटिटर्स इनसे कम्पीट करने के लिए बिल्कुल उनकी तरह ही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गए। अब कंज्यूमर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट का पैकेजिंग लगभग टाटा टी के जैसा ही था। फिर क्या हुआ, टाटा टी के CEO आर.के. कृष्णा कुमार भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने स्टडी किया कंज्यूमर के टेस्ट को। इस स्टडी से उनको ये पता चला कि लोग हर स्टेट में अलग अलग चाय पीना पसंद करते हैं। जैसे कि किसी स्टेट में लोग दानेदार चाय पीते हैं, किसी स्टेट में लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, तो किसी स्टेट में छोटे छोटे दाने वाले इट मीन्स डस्ट वाली चाय पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ निकालने लगे। लाइक बिहार में लोग मोटे दाने वाला चाय पीना पसंद करते हैं, उनके लिए दानेदार चाय लेकर आए। साउथ में लोग छोटे छोटे दाने वाले चाय पीना पसंद करते हैं, उनके लिए डस्ट चाय लेकर आए। कुछ लोगों का कहना था कि हम सस्ते चाय नहीं पीने वाले हैं। टाटा ने कहा ठीक है, आपके लिए हम गोल्ड टी लेकर आते हैं। देन इन्होंने अग्नि को लॉन्च किया पूरे भारत में नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, और इनका जम के प्रमोशन किया। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टी लेकर आए मार्केट में। अब जिन्हें जिस तरह की चाय पीना है वो पी सकते थे। जो उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे थे, टाटा टी ने वो करके दिखाया और एक ब्रांड बनाई मार्केट में। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कॉम्पिटिटर्स आपसे कम्पीट करने आएंगे, बट उस टाइम आपके प्रोडक्ट या सर्विस में आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा जो बाकी के लोग नहीं कर पा रहे, तभी आपका प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू बना रहेगा। नहीं तो वो आपको एक मिनट भी पीछे नहीं लगाएंगे हटाने में। आपने नोकिया की तो हालत देखी ही होगी। एक ऐसा समय था जो नोकिया हर किसी के घर में हुआ करता था। उनके पास 56% मार्केट शेयर था, बट उनकी एक गलती की वजह से उनका ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो गया। उन्होंने खुद को इनोवेट नहीं किया जिस तरह से वर्ल्ड और मार्केट चेंज हो रहा था। सो आप अवेयर रहो कि मार्केट में क्या चल रहा है। टाटा टी इंडिया में एक फेमस ब्रांड बन गया था, बट इन्होंने अपने से 3 गुने बड़े इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर्ड किया, जो उस टाइम सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड कंपनी थी ग्लोबली, और वो ग्लोबली भी एक फेमस ब्रांड बन गए इस कंपनी को एक्वायर्ड करके। हाउ इट इज़ पॉसिबल वी डिस्कस्ड। ओके, टेटली 1990 में सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड कंपनी थी ग्लोबली। हर साल वो लगभग 2000 करोड़ का टी बैग का प्रोडक्शन किया करते थे। इनका काम ब्लेंड, पैकेट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हुआ करता था। टेटली के पास खुद का प्लांटेशन नहीं था, वो ऑक्शन के थ्रू टी को परचेज किया करते थे। कुछ टाइम बाद आर.के. कृष्णा कुमार को ये पता चला कि टेटली अपना ब्रांड सेल करना चाहता है। टेटली ऐसा क्यों करना चाहता है, वो तो एक ब्रांड बन गया था, बट उनके ओनर हर साल चेंज होते थे ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन। आर.के. कृष्णा कुमार चाहते थे कि टेटली उनके पास आए, बट वो ऐसा क्यों चाहते थे? ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड विजनरी पर्सन। उनको पता था उनको एक बनी बनाई ब्रांड मिल रही है जो इंटरनेशनल मार्केट में। उस टाइम टेटली 35 कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल संभाल रहा था, और इंटरनेशनल मार्केट में एक नया ब्रांड बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे फाइनेंस भी लगते हैं, और क्या गारंटी पैसे लगाने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा? यहाँ तो आपको पैसा देना है, आपको एक बनी बनाई ब्रांड मिल रही है, और साथ में टेटली को भी बेनिफिट था। उसको अब ऑक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइम जब एक्वायर करने का प्रोसेस होता है, टाटा टी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम टेटली का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू था $323 मिलियन, और वो डिमांड कर रहे थे 300 मिलियंस का, जो
जो उस टाइम बहुत हाई था। ड्यू टू सम फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स ये डील कैंसिल हो जाती है और टेटली को उस टाइम कोई और एक्वाइर कर लेता है। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ आना रहता है वो घूमकर उनके पास आ जाता है। टाटा टी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। टेटली टी के ओनर टेटली को सेल करने के लिए कुछ सालों बाद फिर से सामने आए। इस बार फाइनली टाटा टी ने टेटली को एक्वायर्ड कर लिया। टाटा टी ने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर किया जो 2000 करोड़ का एनुअल टी बैग्स प्रोडक्शन करते हैं और वो खुद 250 करोड़ का प्रोडक्शन किया करते हैं। खुद से 4 गुना बड़े कंपनी को एक्वायर किया। टेटली को उस समय उन्होंने 221 मिलियंस में एक्वायर किया, जो उस टाइम का सबसे बड़ा एक्विजिशन था बाय अ इंडियन कंपनी। एंड नाउ इन इंडिया एंड ग्लोबली टाटा बिकम अ बिग कंपनी एंड अ बिग ब्रांड। अगर आपको इस केस स्टडी से कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट video. Thanks for watching my channel.